हर शहर की ना अपनी कुछ अंधेरी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसे किस्से जो गलियों में फुसफुसाए जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही दंत कथा की केस फाइल खोलेंगे जो एक साधारण सी चीज, एक सैंडविच को रूह कंपा देने वाले रहस्य से जोड़ती है। चलिए उस सवाल की तह तक चलते हैं जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। ये सवाल ये सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। देखिए, ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक मामूली खाने की चीज आत्माओं को कैद करने का जरिया बन गई। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इस कहानी की शुरुआत से, और इसके पहले शिकार आर्यन और समीर की कहानी से। वो एक रात जब खामोश गली में इस भूते सैंडविच का खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। शहर का एक भुला दिया गया कोना था, खामोश गली। दिन में वीरान रहती थी और रात में तो लगता था जैसे वहां किसी और ही दुनिया का साया हो। वहीं अपनी एक बेनाम से रेहड़ी लगाता था वो आदमी जिसे लोग काका कहते थे। उसका चेहरा हमेशा अंधेरे में या कपड़े से ढका रहता, जैसे वो कोई राज हो जिसे वो दुनिया से छुपा रहा हो। ये वो पहले सुराग थे जो आर्यन और समीर ने देखे। जैसे ही काका ने मक्खन तवे पर डाला, आर्यन ने गौर किया कि उसकी कोई परछाई ही नहीं बन रही थी। अजीब था। समीर की नज़र मसाले के डिब्बे पर पड़े लाल धब्बों पर अटक गई। वो केचप तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, और वो गंध, सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध जो तवे की भाप से उठ रही थी। जब समीर ने खाने से मना कर दिया तो वो चिल्लाया कि सैंडविच में किसी का नाखून है। ये सिर्फ अजीब बातें नहीं थीं, ये एक बहुत बड़ी अनहोनी के पहले सबूत थे। आर्यन तो जैसे किसी और ही दुनिया में था, पागलों की तरह सैंडविच खा रहा था। उसका चेहरा पीला और आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। समीर उसे बस घूर रहा था। तभी अचानक रेहड़ी का लैंप बुझ गया और उस घुप अंधेरे में काका की ठंडी हंसी गूंजी। और फिर ये शब्द सुनाई दिए, रेहड़ी से नहीं बल्कि समीर के कान के ठीक पीछे से। अगली सुबह उस गली में सिर्फ एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी थी। रेहड़ी और काका का कोई नामो निशान तक नहीं था, और आर्यन और समीर, उनका फिर कभी कुछ पता नहीं चला। केस फाइल का पहला अध्याय यहीं बंद हो गया, एक अनसुलझे रहस्य के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ठीक 1 साल बाद एक खोजी पत्रकार ईशान ने सच को दुनिया के सामने लाने की ठानी और इस बंद हो चुकी केस फाइल को फिर से खोलने का फैसला किया। मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे किंवदंतियों का पर्दाफाश करना पसंद है, लेकिन खामोश गली की कहानी अलग थी। इसमें ना एक सच्चाई की सड़ांध थी जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए एक हिडन कैमरा लगाकर मैं उस अंधेरी गली में उतर गया, ये जानने के लिए कि उस रात आर्यन और समीर के साथ असल में क्या हुआ था। और फिर वो मेरे सामने था, काका। ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये एक दिमागी जंग थी, जहां मेरे हर सवाल का जवाब मेरी अपनी आत्मा को दांव पर लगा रहा था। हवा में जलते मक्खन की नहीं, खौफ की गंध थी। उसके ये पहले शब्द थे। वो मेरी आंखों में नहीं, मेरे इरादों के आर पार देख रहा था। उसे पता था मैं क्यों आया हूं। उस एक पल में मेरा सारा पत्रकार वाला आत्मविश्वास, मेरा सच खोजने का घमंड, सब हवा हो गया। मैं किसी इंसान से नहीं, किसी और ही चीज से बात कर रहा था। मेरा हाथ अनजाने में ही मेरे कोट के अंदर छिपे कैमरे पर गया। एक छोटा सा, लगभग न दिखने वाला इशारा, पर उसने देख लिया। और फिर उसने ये कहा, ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक ऐलान था कि मेरा इकलौता हथियार, मेरा सबूत, उसके सामने पूरी तरह बेकार है। इस एक पल ने मुझे उस ताकत का एहसास करा दिया जिससे मैं भिड़ रहा था। उसने मेरा कैमरा छीना और उसे गरम तवे पर फेंक दिया। प्लास्टिक और लेंस 1 सेकंड में पिघलकर काले, बदबूदार धुएं में बदल गए। मेरी कहानी, मेरा सबूत, सब राख हो चुका था। सच देखना है ना? उसने एक सैंडविच मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैंने एक टुकड़ा मुंह में रखा, लगा जैसे हजारों गर्म सुइयां मेरी जबान में धंस गई हों। और फिर मैंने उन्हें देखा। आर्यन, समीर और न जाने कितने और। धुंधले साए उस रेढ़ी के चारों ओर दर्द में कैद थे। मैं उनकी पीड़ा का स्वाद चख रहा था। मैंने सैंडविच फेंक दिया और अपनी पूरी जान लगाकर भागा। मैं बस उस गली से, उस एहसास से दूर जाना चाहता था। लेकिन उसकी आवाज मेरे पीछे पीछे आई, अंधेरे में गूंजती हुई। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक फैसला था, एक श्राप। मैं गली से तो बाहर आ गया, लेकिन उसका एक हिस्सा मेरे अंदर, मेरी रूह में रह गया।
उस भयानक रात के नतीजे तबाह करने वाले थे। मेरी आवाज जा चुकी थी, मेरी रूह कैद थी, लेकिन उम्मीद मेरे भाई रुद्र की शक्ल में आई, जो मुझे उस अंधेरे से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगली सुबह मैं अपने कमरे में मिला। मेरा शरीर जिंदा था, पर मेरी आवाज जा चुकी थी। मैं बस दीवारों को घूरता रहता और मेरे कमरे से हर वक्त मक्खन जलने की एक तेज, अजीब गंध आती रहती। मैं शारीरिक रूप से तो आज़ाद था, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी आत्मा अब भी काका की कैद में थे। रुद्र ने खामोश गली में उस इकाई का सामना किया। उसने मंत्र पढ़ते हुए सरसों के दाने रेहड़ी पर फेंके। अचानक कैद आत्माओं के साए उभरे और उन्होंने काका को अंदर से नोचना शुरू कर दिया। चीखों के बीच रुद्र आगे बढ़ा और उसने एक चांदी का चाकू सीधे उसके सीने में उतार दिया। जैसे ही चांदी ने उसकी रूह को छुआ, काका की आखिरी चीख गली में गूंजी और वो राख की एक ढेरी में बदल गया। जब सुबह हुई तो वहां सिर्फ राख और एक पुराना सड़ा हुआ आलू पड़ा था। एक अलौकिक आतंक का बेहद मामूली अंत। केस फाइल बंद हो सकती है, लेकिन कहानी के जो मनोवैज्ञानिक निशान हैं वो अभी भी बाकी हैं। चलिए अंतिम क्षणों की जांच करते हैं, जो दिखाते हैं कि कुछ भयावह अनुभव कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। उस इकाई के खत्म होते ही मेरी जबान पर बना काला निशान गायब हो गया और मेरी आवाज लौट आई। ये मेरे पहले शब्द थे, एक सरल वाक्य जो मेरे अंदर बसे गहरे आघात को दिखाता है। मेरी शारीरिक भूख लौट आई थी, लेकिन वो अनुभव मेरी आत्मा में एक अलग, अनकही भूख छोड़ गया था। मैं अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रात मेरी यादों में बस चुकी थी। आज भी अक्सर रातों को मेरी नींद जलते हुए मक्खन की उसी तेज गंध से टूट जाती है। खौफ बाहर खत्म हो गया था, पर अब वो हमेशा के लिए मेरे अंदर बसता है। 1 साल बाद मैं और रुद्र एक नए मशहूर कैफे के पास से गुजर रहे थे, जो अपने मिस्ट्री बर्गर के लिए जाना जाता था। तभी रुद्र ने ये चेतावनी दी, एक याद कि बुराई कभी मरती नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है। तो हम इस अंतिम सवाल पर आकर रुकते हैं। काका चला गया, लेकिन उसकी भूख का सिद्धांत, मासूमों की आत्माओं को निगलने की चाहत शायद अब भी जिंदा हो, किसी नए भेष में, किसी नई गली में मौके का इंतजार कर रही हो।